नमस्ते विद्यार्थियों, मैं राहुल चौधरी। मैया पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर रहे थे, उच्च न्यायालय के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और उच्च न्यायालय से संबंधित अपन कुछ आर्टिकल्स 225 तक चर्चा कर चुके थे। जैसे कि आपको पता है, उच्च न्यायालय का उल्लेख भाग 6 में मिलता है, 214 से लेकर 231 तक मिलता है। और हमने सबसे पहले देखा 214 में प्रत्येक राज्य में या राज्य में उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया कि राज्य में उच्च न्यायालय होगा। 215 में हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। 216 में हाईकोर्ट की गठन व संरचना का उल्लेख है। 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु, उनका त्यागपत्र, उनको हटाने की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में और योग्यता के बारे में उल्लेख है। 218 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रोविजन हाईकोर्ट पे लागू होते हैं। 219 में शपथ का उल्लेख है, जबकि 220 की यदि बात करें तो सेवा शर्तों का उल्लेख है। 221 में वेतन भत्तों का और 222 में ट्रांसफर का उल्लेख है, स्थानांतरण का उल्लेख है। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। और 200 यदि आपसे पूछा जाता है 24 में, तो 224 में आपसे अपर न्यायाधीश की बात की गई है। 224 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति और 225 में हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई। तो हम यहां तक पढ़ चुके हैं, 225 तक पढ़ चुके हैं। आज जो अपना आर्टिकल रहने वाला है, जो महत्वपूर्ण, वो है आर्टिकल 226, जिस पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 226 बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। 226 में क्या लिखा हुआ है? 226 में स्पष्ट लिखा हुआ है, हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। हाईकोर्ट की रिट बोल दीजिए या याचिका, याचिका जारी करने की शक्ति या रिट जारी करने की शक्ति। तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? तब आपका आंसर क्या होगा? 226 में। तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 226 में। अब यहां से पूछा जाता है कि बताओ हाईकोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो आपसे पूछेंगे मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो मूल अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का उल्लंघन बोल दीजिए या हनन, तो मूल अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का हनन होने पर हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। 5 प्रकार की, हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया, हनन हो गया, तो हाईकोर्ट कितने बता 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, रिट जारी करता है। तो हाईकोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। और कब? जब मूल अधिकारों का क्या हो जाए? बताओ, उल्लंघन हो जाए। क्या हाईकोर्ट 5 ही प्रकार की रिट जारी करता है? नहीं दोस्तों, हाईकोर्ट कुल 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कुल कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, 5 तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, और एक जो रिट जारी की जाती है, ठीक है, अन्य विधिक कार्यों के लिए जारी की जाती है, जिसको बोलते हैं अंतरिम राहत रिट। क्या बोलते हैं? अंतरिम राहत रिट। अंतरिम राहत रिट अन्य विधिक मामलों में जारी की जाती है, ठीक है। तो 5 तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी की जाती है, और एक रिट अन्य, आपको पता है, अंतरिम राहत रिट, जो अन्य विधिक मामलों में जारी की जाती है। तो हाईकोर्ट टोटल कितने प्रकार की? टोटल 6 प्रकार की रिट जारी करता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट जारी करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट जारी करने की शक्ति है। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। 5 रिटें जारी करता है। कब जारी करता है? जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। मूल अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मूल अधिकारों का हनन होने पर या उल्लंघन होने पर। तो मूल अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है। तो अब बात कर लेते हैं, यानी क्लियर है कि हाई कोर्ट के पास भी रिट जारी करने की शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट जारी करने की शक्ति है। दोनों के पास रिट जारी करने की शक्ति है। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 226 में। और सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति पूछे तो किस आर्टिकल में? 32 में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति नहीं होती। तो रिट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पास होती है। और आर्टिकल पूछे हाईकोर्ट का 224 और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है? 32। अब देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। तो इनके रिट जारी करने की शक्ति में बेसिकली अंतर क्या है, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा या हाई कोर्ट की ज्यादा है? तो मैं आपको क्लियरली कर दूं, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति ज्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। सुप्रीम कोर्ट भले ही बड़ा कोर्ट है, सबसे आपको सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले हाई कोर्ट की ज्यादा होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि हाईकोर्ट
मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ एक अन्य प्रकार की रिट भी जारी करता है। तो हाईकोर्ट टोटल 6 प्रकार की और सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसलिए रिट जारी करने की शक्ति किसकी ज्यादा है? तो बताओ हाईकोर्ट की ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। फिर भी मैं आपको तुलना करके बता देता हूं। यहां पे अपन लिख देते हैं हाईकोर्ट और यहां पे क्या लिख देते हैं बताओ? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और रिट जारी करने की शक्ति में अपन अंतर देख रहे हैं, किसमें बताओ? रिट। तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 226 में। और सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 32 में। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बताओ सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है, वो किसके अंदर आती है? मूल अधिकारों के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? मूल अधिकारों के अंदर आती है। कैसे आती है? तो मैंने कहा मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से मिलता है? 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। 12-35 के बीच क्या आता है? 32 आता है। तो मुझे बताओ आर्टिकल 32 अपने आप में क्या है? मूल अधिकार है। कौन सा? भारत आपको बताया 6 मूल अधिकार है और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मूल अधिकार है वो किस आर्टिकल में? बताओ 32 में। तो बताओ मैंने कहा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति कैसी है? मूल अधिकार है। अपने आप में ये क्या है? मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार होते हैं और 6 मूल अधिकार में से छठा मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वो किस में लिखा हुआ है? 32 में लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अपने आप में क्या है? मूल अधिकार है। क्यों? आर्टिकल 32 मूल अधिकारों में आता है, तो अपने आप में क्या है? मूल अधिकार है। तो यहां से चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। तो बताओ आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है ये अपने आप में क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार है क्योंकि आर्टिकल 32 में है, तो अपने आप में क्या बताओ? मूल अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति क्या है? मूल अधिकार है। संवैधानिक तो है ही, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में कहां लिखा होगा? भाग 3। और भाग 3 के भी कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? तो बताओ 32 में लिखा है। तो संवैधानिक तो है ही लेकिन वो मूल अधिकार है। संवैधानिक में भी कौन से? मूल अधिकार में आता है अनुच्छेद 32। तो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति 32 में आती है और 32 अपने आप में मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको बताया संविधान की आत्मा भी कहा था। चलिए यदि अपन बात करें तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में आते हैं? 226 में आती है। क्या 226 मूल अधिकारों के भी में आता है? नहीं, मूल अधिकार तो 12 से 35 के बीच ही है, तो 226 मूल अधिकारों में नहीं आता। हाँ, संवैधानिक अधिकार है क्योंकि 226 मूल अधिकार में तो नहीं आता लेकिन संविधान में तो लिखा हुआ है। और संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो संविधान के आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कैसा अधिकार है? बताओ संवैधानिक अधिकार है। कैसा है? तो बताओ हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? बताओ संवैधानिक अधिकार। मूल अधिकार नहीं है। कैसा अधिकार है? बताओ संवैधानिक अधिकार है। कैसा? बताओ संवैधानिक अधिकार है। अब बात कर लेते हैं कि बताओ हाईकोर्ट कितने प्रकार की? तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आपसे पूछे हाईकोर्ट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट भी कितनी? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। और हाईकोर्ट भी 5 प्रकार की मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। लेकिन आपसे कोई पूछ ले, जो हाईकोर्ट है वो मूल अधिकारों के अलावा भी इन मूल अधिकारों के अतिरिक्त एक और रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के अतिरिक्त एक और रिट जारी कर सकता है जिसे बोलते हैं अंतरिम राहत रिट। अंतरिम राहत रिट, अंतरिम राहत रिट। तो आप चीज क्लियर हो जाए कि बताओ सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है और वो भी कितनी? 5। लेकिन हाईकोर्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ एक और रिट जारी कर सकता है। तो टोटल कितनी बताओ? 6 जारी करता है। तो हाईकोर्ट टोटल कितनी जारी करता है? बताओ टोटल 6 करता है और ये टोटल कितनी करता है? 5। तो रिट जारी करने की शक्ति किसकी ज्यादा हुई बताओ? हाईकोर्ट की। किसके मुकाबले? सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। क्लियर हो गया? अब देखिए हाईकोर्ट जो रिट जारी करेगा उसका आपको पता है क्षेत्राधिकार कहां तक होगा? राज्य तक। यदि हाईकोर्ट, राजस्थान का हाईकोर्ट रिट जारी करता है तो वो राजस्थान राज्य के क्षेत्राधिकार तक सीमित रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट को जारी करता है तो गुजरात राज्य के क्षेत्राधिकार तक रहेगी। तो हाईकोर्ट के द्वारा जारी गई रिट वो राज्य तक सीमित रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गई रिट संपूर्ण भारत में मान्य है। यदि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा? संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में मान्य है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ हाईकोर्ट के द्वारा जारी गई रिट उस राज्य क्षेत्र तक सीमित है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई रिट आपको पता संपूर्ण भारत में क्या है? मान्य है। ठीक है, साथ ही यदि बात करें और यदि अपन बात करें हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के रिट की तुलना करें तो देखिए हमने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट की यदि बात करें तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनका क्षेत्राधिकार तो सुप्रीम कोर्ट वाले का क्षेत्राधिकार ज्यादा होता है और हाईकोर्ट वाले का क्षेत्राधिकार क्या होता है? कम होता है। यह चीज भी आपको क्लियर होना जरूरी है। अब आपसे कोई पूछ ले कि आपसे पूछेंगे
कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटाकर अभी वैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अभी मूल अधिकार नहीं है, भाग 3 में नहीं है, वो भाग 12 में रख दिया। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 के में रख दिया। तो आपसे कोई पूछे क्या संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार है? नहीं, वो सिर्फ संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है। किस भाग में? 12 में। किस अनुच्छेद में? 300 के में। किस संशोधन के द्वारा हटाया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और उसमें आपसे पूछेंगे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और राष्ट्रपति पूछे तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और जनता पार्टी की क्या थी? सरकार थी। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, क्या संपत्ति का अधिकार क्या मूल अधिकार है? नहीं। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट रिट कब जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी कर सकता है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। किसका? सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी कर सकता है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन हाईकोर्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने पर भी एक अन्य प्रकार की रिट जारी करता है जिसे बोलते हैं अंतरिम राहत रिट। तो आप चीज क्लियर हो जाए, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होने पर, संपत्ति का अधिकार अभी वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो यदि संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, आपसे पूछ ले कि संपत्ति का अधिकार का वर्तमान में उल्लंघन होता है, तो रिट कौन जारी करेगा? उस पर हाईकोर्ट जारी करेगा। क्यों? संपत्ति का अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट तो केवल मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाईकोर्ट मूल अधिकारों के अलावा भी एक रिट जारी कर सकता है। तो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होने पर वर्तमान में रिट कौन जारी कर सकता है? हाईकोर्ट जारी कर सकता है। यह चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इतनी बातें आपको बारे में पता होनी चाहिए कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने किस आर्टिकल में मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर दोनों ही 5-5 प्रकार की रिट जारी करते हैं मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर। लेकिन आपको पता रिट जारी करने की शक्ति हाईकोर्ट की ज्यादा है, किसके मुकाबले? सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। ठीक है, और ये राज्य क्षेत्र तक सीमित है और संपूर्ण भारत तक आपको पता है इसका क्षेत्राधिकार रहता है। और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होने पर भी हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन कौन सी रिटें जारी की जाती है। तो मैंने कहा भले ही वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो दोनों ही 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो आप हाई कोर्ट जाओगे या सुप्रीम, व्यक्ति स्वतंत्र कहीं भी जा सकता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इसलिए मूल अधिकारों का संरक्षक या रक्षक किसे बोलते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, क्योंकि दोनों ही उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। तो कौन कौन सी 5 प्रकार की रिटें होती है इनके बारे में जान लीजिए। एक होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी आपकी जो रिट होती है वो होती है परमादेश, परमादेश। तीसरी होती है आपकी अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा। चौथी आपकी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवी आपकी परमादेश, परमादेश, सॉरी परमादेश आ गई, प्रतिषेध, प्रतिषेध। तो बताओ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कितने, बताओ 5-5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं। जैसा आपसे कुछ क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, तो आप समझ जाओगे किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किसको करेंगे? जिसको बंदी बना लिया गया, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, ये किस प्रकार की रिट है? इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस या मैंडमस या आपसे सर्टोरी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में तो आप बता दोगे, जैसे हम आदेश देते हैं तो हिंदी में तो परमादेश, लेकिन वहां पूछ लिया जाता है किस प्रकार की रिट है। मैंडमस है, को वारंटो है, अधिकार पर्चा है, हेबियस कॉर्पस है। इंग्लिश में भी आपको नाम याद होना जरूरी है। और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले रिट पढ़ते हैं अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहली रिट है जो अपन पढ़ रहे हैं वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, ये भी याद रखें। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं बताओ? हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि देखिए, जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या पूछा जाता है, पहले तो इसका अर्थ पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बताओ, बंदी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, बंदी व्यक्ति को
बंदी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए, न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए, न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए, उपस्थित किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है, किसी व्यक्ति को क्या बना लिया बताओ, बंदी बना लिया है, तो किसी व्यक्ति को यदि बंदी बना लिया है तो बताओ उस व्यक्ति को सशरीर, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष क्या किया जाए, उपस्थित किया जाए। यानी उसको कहीं से भी ढूंढ के, सर्च करके, ढूंढ के लाके आपको तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना है। ठीक है, ये आपको तो है कौन सी रिट है बताओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो बंदी बना लिया, किसको बंदी बना लिया, तो मान लीजिए कोई लड़की है, उस लड़की के हबी को बंदी बना लिया, उस लड़की के हस्बैंड को, हबी को बंदी बना लिया। ठीक है, तो बताओ ऐसे याद रखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस। तो हबी को बंदी बना लिया, हबी को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। ठीक है, तो वो कहां जाएगी, कोर्ट में जाएगी। पुलिस यदि कोऑपरेट नहीं करेगी तो किसके पास जाएगी, कोर्ट के पास। और कोर्ट आपको तब पुलिस को आदेश देगी कि उस व्यक्ति को कहीं से भी पुलिस सशरीर उपस्थित करके कोर्ट में लेके आए, कोर्ट में हाजिर करें। ठीक है, ये पुलिस का काम है। तो ये जो रिट है वो न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों न्यायालय रिट जारी करते हैं, तो न्यायालय के द्वारा पुलिस को जारी की जाती है। ठीक है, और जिस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, कोर्ट में उपस्थित करने के बाद पता लगाया जाता है कोर्ट के द्वारा कि बताओ उसे लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से आपको बंदी बनाया गया। जिस व्यक्ति को बनाया गया, बंदी बनाया गया, वो लीगल तरीके से बनाया गया या इलीगल तरीके से बंदी बनाया गया। यदि उसे लीगल तरीके से यदि कस्टडी में रखा गया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलीगल तरीके से रखा गया तो उसे आपको होता है, ठीक है, रिहा करने के लिए कहा जाएगा। उस बंदी व्यक्ति को बताओ रिहा करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिट होती है उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, पहला तो बनता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है कि बंदी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। ठीक है, बताओ बंदी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए, कौन सी रिट है, तो आप समझो बंदी किसको बनाया, हबी को, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। मान लीजिए जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया उसकी जीवन आपको तय है, उसके आपको होता है जीवन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जीवन की क्या बताओ सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किडनैप कर लिया, तो किडनैप करने के बाद उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जीवन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। उसकी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, अपहरण करने के बाद उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो सकती है। तो आपसे कोई पूछेंगे ऐसी रिट जो जीवन की सुरक्षा से या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी है, उस रिट का नाम क्या है, तो उस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया तो उसकी जीवन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है या उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसकी प्रभावित हो सकती है। तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई रिट कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बताओ ये रिट सामान्यतः किसको जारी की जाती है, तो ये सरकार को भी जारी की जा सकती है, या आपसे पूछता है सरकार व पुलिस दोनों को जारी की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको तो सरकार को भी जारी की जा सकती है और पुलिस को भी जारी की जा सकती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है किसको जारी की जाती है, तो सरकार और व्यक्ति, पुलिस नहीं, पुलिस तो सरकार का, सरकार और व्यक्ति दोनों को जारी की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष को भी जारी की जा सकती है और सरकार को भी जारी की जा सकती है। अधिकांशतः ये रिट न्यायालय के द्वारा पुलिस को जारी की जाती है। पुलिस को कहा जाता है कि उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित लाया जाए, कहीं से भी ढूंढ के लेके आए, पुलिस का काम है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि बताओ उसे उपस्थित किया जाए, तो ये अधिकांश से न्यायालय के द्वारा पुलिस को जारी की जाने वाली रिट है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बंदी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। न्यायालय पूछेगा कि बंदी बनाने के कारण लीगल है या इलीगल है, इलीगल है तो आपसे उसे रिहा कर दिया जाएगा। क्लियर। अब आपसे कोई पूछा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, कौन सी रिट है, तो इंग्लिश में याद रखना बंदी किसको बनाया, हबी को, तो हेबियस कॉर्पस है। कौन सी बताओ, हेबियस कॉर्पस है। बताओ बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसी कौन सी रिट है जो जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी है, तो वो रिट कौन सी है, हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ऐसी रिट जो अधिकांशतः पुलिस को जारी की जाती है, तो वो रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सरकार और व्यक्ति दोनों को भी जारी की जा सकती है, इतनी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी कर लिया, नजरबंद करके रखा गया है, तो उसको ये रिट जारी है, यानी उसके विरुद्ध ये रिट कोर्ट जारी नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने 3 महीने तक बिना कारण बताए नजरबंद कर लिया, तो जिस व्यक्ति को नजरबंद कर लिया है, ठीक है, तो उसके मान लीजिए मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे यदि किसी ने नजरबंद कर लिया, मुझे पुलिस ने नजरबंद कर लिया, यानी मेरे पे निगरानी रखी जा रही कहीं रख के, ठीक है, पुलिस ने मुझे नजरबंद कर लिया और मेरे घर वाले कोर्ट पहुंचते हैं
तो बताओ कोर्ट फिर पुलिस को यह रिट जारी नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है पुलिस ने मुझे क्या करके रखा है, नजरबंद करके रखा है। शक के आधार पर आपको पता है कोई भी आपको पता है आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंद कर लिया पुलिस ने और उसके यदि आपको रिलीजन या उसके आपको रिलेटिव कोर्ट पहुंच गए, तो क्या कोर्ट पुलिस को यह रिट जारी करेगा? उस कंडीशन में कोर्ट पुलिस को यह रिट जारी नहीं करेगा, निवारक नजरबंदी की कंडीशन में। क्लियर हो गया होगा? शायद आपको चीजें समझ में आ गई होगी। दूसरी रिट पढ़ लेते हैं। दूसरी रिट की अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी परमादेश। परमादेश देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, परम आदेश, परम आदेश। ठीक है, हम आदेश देते हैं कि परम प्लस आदेश, परमादेश। ठीक है, तो ये परमादेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मैंडमस। क्या बोलते हैं बताओ? मैंडमस। ठीक है, परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडमस। तो देखिए परम आदेश, ये परम आदेश है किसका है बताओ? मैडम का है। किसका बताओ? मैडम का। तो ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो परम आदेश कौन देती है? ये परम आदेश है, ऊपर से आदेश है किसका? मैडम का। तो मैंडमस याद रह जाएगा। क्लियर? आदेश कौन देती है? मैडम। तो आदेश याद रह जाएगा आपको, परमादेश है मैंडमस। ठीक है, इंग्लिश में नाम भी याद होना जरूरी है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, हम आदेश देते हैं कि, हम आदेश देते हैं कि, हम आदेश देते हैं कि। कौन देता है आदेश? ठीक है, तो ये जो रिट जारी करता है वही देते हैं। और रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। तो हम आदेश देते हैं कि, हमको आदेश का मतलब यहां पर आदेश कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट जारी कर रहे हैं वो आदेश दे रहे हैं। हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। आप अपने कर्तव्यों का क्या कीजिए? पालन कीजिए। आप अपने कर्तव्यों का क्या कीजिए बताओ? पालन कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। तो देखिए कौन आदेश दे रहा है? जो रिट जारी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, आपका मतलब है ये सिविल सेवकों को, जो लोक सेवकों को जारी की जाती है। किसको जारी की जाती है? लोक सेवकों को जारी की जाती है। तो ये रिट आपको पता है सिविल रिट है, क्योंकि लोक सेवकों को जारी की जाती है। तो बताओ हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का क्या कीजिए? पालन कीजिए। यदि कोई भी आपको पता लोक सेवक है वो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस प्रकार की रिट जारी करते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का क्या कीजिए? पालन कीजिए। तो हम आदेश देते हैं कि कौन सी रिट है? तो आप हम आदेश देते हैं कि, ये तो समझ में आ जाएगा परमादेश, इसलिए हिंदी में नहीं पूछ के ऐसे पूछेंगे हम आदेश देते हैं कि, तो आदेश कौन देती है? मैडम। तो आपको पता है मैंडमस होगा। आंसर क्या होगा? मैंडमस। ठीक है, और किसको आदेश दिया जाता है? लोक सेवकों को कि आप अपने कर्तव्यों का क्या कीजिए? पालन कीजिए। लेकिन आपको बता दें परमादेश जो रिट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जारी नहीं की जा सकती। यह अपवाद है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया जा सकता। तो ये जान के नोट करके लिख लीजिए कि बताओ परमादेश जो रिट है राष्ट्रपति राज्यपाल को जारी नहीं की जाती, को जारी नहीं की जाती, जारी नहीं की जाती। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। किसको? लोक सेवकों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये रिट है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जारी नहीं कर सकते। तो परमादेश रिट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जारी नहीं हो सकती। ठीक है, ये लोक सेवकों को जारी की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट तीसरी रिट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है आपकी अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा यानी हम, पर्चा का मतलब होता है पूछना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं को वारंटो। अधिकार पर्चा को क्या बोलते हैं? को वारंटो। वारंट जब पुलिस लेके आती है तो आपसे पूछती है, वारंट आपको लेके आती है तो आपको तलाशी करती है, पूछती है। तो याद रह जाएगा अधिकार पर्चा, पर्चा का मतलब पूछना, और वारंट लेके जब पुलिस आती है तो आपसे पूछती है। तो आपसे पूछेंगे अधिकार पर्चा या को वारंटो क्या है? तो देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अधिकार पर्चा, इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम पूछते हैं कि, हम पूछते हैं कि, हम पूछते हैं कि आपने किस अधिकार के तहत, आपने किस अधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत यह पद धारण किया, यह पद धारण किया, यह पद धारण किया। तो बताओ कौन पूछता है? हम पूछते हैं कि, तो बताओ जो जारी करते हैं, जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछाएगा, अधिकार पर्चा का शाब्दिक अर्थ क्या? पर्चा का मतलब पूछता, तो हम पूछते हैं कि आपने किस अधिकार के तहत यह पद धारण किया। यदि कोई इलीगल रूप से, यदि कोई इलीगल रूप से, अवैधानिक रूप से, अवैध रूप से, यदि कोई अवैधानिक रूप से पद धारण कर लेता है, अवैधानिक रूप से क्या कर लेता है? पद धारण कर लेता है। यदि कोई इलीगल रूप से पद धारण कर लेता है, लेकिन कौन सा पद? सरकारी पद, सार्वजनिक पद,
सार्वजनिक पद की बात कर रहे हैं हम निजी पद की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई पद धारण कर लिया, ठीक है, तो निजी पद की इसमें उल्लेख नहीं है, निजी पद की बात नहीं करें। यदि कोई पब्लिक सेक्टर का या सरकारी सेक्टर में आपको होता है किसी व्यक्ति ने इलीगल रूप से कोई पद धारण कर लिया, इलीगल या अवैधानिक रूप से पद धारण कर लिया, तो फिर आपको होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करके उससे पूछते हैं कि आपने किस अधिकार के तहत ये पद धारण किया है। तो ये सार्वजनिक पदों के लिए, निजी पदों के बारे में इसकी बात नहीं की। निजी पदों को ये रिट है, यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई पद धारण कर लेता है, ठीक है, तो उसको ये रिट जारी नहीं की जाती। ये सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं। सरकारी क्षेत्र में कोई व्यक्ति इलीगल रूप से कोई पद धारण कर लेता है तो उसको ये रिट जारी की जाती है और पूछा जाता है, अधिकार पर्चा यानी पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार के तहत ये पद ग्रहण किया है। क्लियर हो गया? तो ये भी सिविल सेवकों को यानी लोक सेवकों को जारी की जाती है। अब देखिए आपसे पूछा जाता है चौथी जो इंपॉर्टेंट रिट है वो आपकी उत्प्रेषण। कौन सी बताओ? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक इंग्लिश में बोलते हैं सर्टोरी। उत्प्रेषण को क्या बोलते हैं बताओ? सर्टोरी। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊपर की ओर मंगा लेना। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है ऊपर की ओर मंगा लेना। ऊपर की ओर मंगा लेना। मंगा लेना कहां मंगा लेना? ऊपर की ओर मंगा लेना। ऊपर की ओर मंगा लेना। अब देखिए ऊपर की ओर का मतलब क्या है यहां? ठीक है, देखिए ये तो होता है हाई कोर्ट, ये तो आपका क्या होता है बताओ? हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट, और ये होते हैं आपके अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य अधिकरण आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अंडर जितने भी आपको होता है राज्य में न्यायालय होते हैं, ठीक है, वो अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। अब देखिए ये राज्य का शीर्ष न्यायालय है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय, और ये इसके अंडर आने वाले जिला न्यायालय और अन्य न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो बताओ होता क्या है कि हाई कोर्ट कुछ मामलों को अपने पास मंगा लेता है। अधीनस्थ न्यायालयों से कुछ मामलों को हाईकोर्ट अपने पास मंगा लेता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों से कुछ मामलों को हाईकोर्ट अपने पास मंगा लेता है। तो बताओ ऊपर की ओर मंगाता है। अधीनस्थ ये नीचे है और ये हाईकोर्ट ऊपर है, तो ऊपर की ओर मंगा लेता है। और मंगा लेना को क्या बोलते हैं? तो ऊपर की ओर मंगा लेने को क्या बोलते हैं? कौन से रिट बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं क्या बताओ? उत्प्रेषण। उत का मतलब है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मंगा लेना। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे और जो याद कैसे ये सटोरी को याद है ना? सटोरी, सटोरियों की पहुंच ऊपर तक होती है। ठीक है, तो ये हो गया उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हाईकोर्ट आपको तो कुछ मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा लेता है, और इसी रीट को क्या बोलते हैं बताओ? उत्प्रेषण। ठीक है, कब कब मंगाया जाता है? यदि ऐसा कोई मामला जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, यदि ऐसा कोई मामला जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है, लंबित बोल दीजिए, या विचाराधीन है। ऐसा कोई मामला जो अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन है, या अपन बोल सकते हैं पेंडिंग है या लंबित है। यदि कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है या विचाराधीन है, ठीक है, और तो उस मामले को आप हाईकोर्ट अपने पास मंगा सकता है। या अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दे दिया, अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दे दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो भी हाईकोर्ट उसे अपने पास मंगा सकता है। दो कंडीशन याद रखें, यदि ऐसा कोई मामला जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, ठीक है, तो उसको हाईकोर्ट अपने पास मंगा सकता है, ऊपर की ओर मंगा सकता है। या अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दे दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और हाईकोर्ट को इस बात का पता लगता है, तो हाईकोर्ट उस मामले को अपने पास मंगा लेता है, यानी ऊपर की ओर मंगा लेता है। और ऊपर की ओर मंगाना क्या कहलाता है बताओ? उत्प्रेषण। अब मुझे बताओ, हाईकोर्ट किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा लेता है, तो बताओ जैसे हाईकोर्ट अपने पास मंगाएगा तो हाईकोर्ट क्या करेगा? अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का पुनरीक्षण करेगा। अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्य पद्धति है, अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्य पद्धति है उसका पुनरीक्षण करेगा, यानी उसका रिव्यू करेगा, पुनरीक्षण करेगा, पुनरीक्षण करेगा। कैसे? अब मैं इसको समझा देता हूं। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, वो निर्णय सही है या गलत, ठीक है, वो हाईकोर्ट उस मामले को अपने पास मंगाता है, और हाईकोर्ट अपने पास मंगा के ये देखता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय ने जो कार्य किया है, ठीक है, वो सही है या गलत, तो उसका रिव्यू करता है, उसका पुनरीक्षण करता है। मान लीजिए छोटे भाई से बड़े भाई ने किसी मामले को अपने पास मंगा लिया, तो बड़े भाई देखेगा कि छोटे भाई ने जो काम किया वो सही है या गलत है, तो बड़ा भाई छोटे भाई के कार्य की रिव्यू करेगा, उसका पुनरीक्षण करेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, ऐसी कौन सी रिट है जो अधीनस्थ न्यायालयों की, ऐसी कौन सी रिट है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का पुनरीक्षण करती है? तो वो रिट कौन सी बताओ? उत्प्रेषण है। कौन से बताओ? क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों से हाईकोर्ट अपने पास मंगाता है, तो हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का क्या करता है?
पुनरीक्षण करता है, रिव्यू करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिट है जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का पुनरीक्षण करती है, तो वो रिट कौन सी बताओ, उत्प्रेषण रिट है। उत्प्रेषण दो कंडीशन में जारी की जाती है, या तो अधीनस्थ न्यायालय में लंबित या पेंडिंग मामला है, उसको अपने पास हाईकोर्ट मंगाता है, या ऐसा कोई निर्णय दे दिया अधीनस्थ न्यायालय ने जो आपको तो उसके निर्णय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो हाईकोर्ट उसे अपने पास मंगा सकता है। ऊपर की ओर मंगाना क्या कहलाता है बताओ, आपसे पूछा जाता है, उत्प्रेषण कहलाता है। तो बताओ ये न्यायालय के द्वारा न्यायालय को जारी की जाती है, न्यायालय के द्वारा न्यायालय को जारी की जाती है, तो कैसी रिट हुई, अर्ध न्यायिक रिट है। कैसे बताओ, अर्ध न्यायिक रिट है, सेमी जुडिशियल रिट है। तो ऐसी रिट जो न्यायालय के द्वारा न्यायालय को जारी की जाती है वो कैसी रिट है बताओ, अर्ध न्यायिक रिट है। अभी तक हमने ऊपर 3 पढ़ी थी, इसके अलावा जैसे को वारंटो यानी अधिकार पर्चा, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये तीनों रिट न्यायालय के द्वारा सिविल अधिकारियों कर्मचारियों को जारी की जा रही थी, तो वो सिविल रिट है। लेकिन ये रिट देखो आपको तो न्यायालय के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, तो न्यायालय के द्वारा न्यायालय को जारी की जाती है, इसलिए कैसी रिट है, अर्ध न्यायिक रिट है। शायद आपको चीज समझ में आ गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, लास्ट रिट है, क्योंकि रिटों के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो डिटेल से आपको समझ में आना जरूरी है कि है क्या ये। ठीक है, आर्टिकल 32 में भी पढ़ना है, 226 में भी पढ़ना है, तो डिटेल से एक ही बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल जो आप पांचवी जो प्रकार की रिट है, ठीक है, उसमें स्पष्ट लिखा है प्रतिषेध। पांचवी रिट कौन सी आपकी, प्रतिषेध। प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं बताओ, प्रतिषेध बोल दीजिए, ये इसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन आपने सुना होगा, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन यानी आपको प्रतिषेध है। ठीक है, मान लीजिए लिखा होता है धूम्रपान, यहां पर निषेध है, निषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिट। ठीक है, तो हम बात करें प्रतिषेध, प्रतिषेध में देखो लास्ट में क्या रहा, निषेध। निषेध, निषेध का मतलब है मना, निषेध का मतलब क्या है, मना करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या बताओ, मना करना। शाब्दिक अर्थ क्या बताओ, मना करना। कौन मना करता है, इसके बारे में बात करते हैं, और किसकी बात, किसके लिए मना करता है। तो देखिए ये हाईकोर्ट है और इसके अधीन जो होते हैं उन्हें बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। हाईकोर्ट के जो अधीन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, तो हाईकोर्ट के जो अधीन होते हैं उन्हें बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अब देखिए कई बार यदि आप कोई मामला है जो अधीनस्थ न्यायालय के पास जाता है, कोई मामला है वो अधीनस्थ न्यायालय के पास जाता है, अधीनस्थ न्यायालय उस पर सुनवाई करने से मना कर देता है, उस पर सुनवाई करने से क्या कर देता है, मना। कौन कर देता है, अधीनस्थ न्यायालय। ये कहकर मना कर देता है कि ये मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप सीधे ही कहां चले जाओ, हाईकोर्ट चले जाओ। तो मान लीजिए किसी मामले को लेकर आप अधीनस्थ न्यायालय जाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय उस पर सुनवाई करने से मना कर देता है और यह कह के मना कर देता है कि यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप कहां चले जाओ, सीधे ही हाईकोर्ट चले जाओ। तो मना कर दिया तो इसको बोलते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं, प्रतिषेध। ठीक है, तो बताओ हाईकोर्ट कुछ मामलों को अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई करने से मना कर देता है। हाईकोर्ट कुछ मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई करने से क्या कर देता है, मना, क्योंकि उनकी सुनवाई केवल और हाईकोर्ट ही कर सकता है। तो हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों को कुछ मामलों को सुनवाई करने से मना कर देता है, तो मना करने को क्या बोलते हैं, प्रतिषेध बोलते हैं। तो बताओ ये भी हाईकोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, किसको, अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है कि आप ऐसे ऐसे मामलों पर सुनवाई नहीं करेंगे, यानी मना कर दिया। तो ये कौन सी रिट है, तो ये कौन सी बताओ, प्रतिषेध। तो ये भी न्यायालय के द्वारा न्यायालय को जारी की जाती है, न्यायालय के द्वारा न्यायालय को जारी की जाती है। तो ये भी कैसी है, अर्ध न्यायिक रिट है। कैसे बताओ, अर्ध न्यायिक रिट है, अर्ध न्यायिक रिट है। तो ये भी पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है टोटल 5 प्रकार की रिट है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी की जाती है। उनमें से 3 तो सिविल रिट है, 3 तो सिविल रिट है जो न्यायालय के द्वारा सिविल को जारी की जाती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, ठीक है, अधिकार पर्चा है। लेकिन इनमें से 2 जो रिट है वो न्यायिक रिट है, अर्ध न्यायिक रिट है। 2 कैसे बताओ, अर्ध न्यायिक, सेमी जुडिशियल रिट, अर्ध न्यायिक रिट है। अर्ध न्यायिक कैसे, क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा न्यायालय को जारी की जाती है। कौन कौन सी जारी की जाती है, तो हमने बात की थी उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये न्यायालय के द्वारा न्यायालय को जारी की जाती है, तो अर्ध न्यायिक रिट है। तो ये रिटों के बारे में कंप्लीट जानकारी थी जो आपको पता होना जरूरी था। तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, 226 में, जिसके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा। अब नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ लेता है, आपका आर्टिकल है 227। इसमें हाईकोर्ट की अधीक्षण की शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईकोर्ट की सुपरविजन की शक्ति, अधीक्षण की शक्ति, हाईकोर्ट की अधीक्षण की शक्ति। तो आपसे कोई पूछ ले हाईकोर्ट की अधीक्षण की शक्ति किस आपका आर्टिकल में, तो हाईकोर्ट की जो अधीक्षण की शक्ति है, सुपरविजन की शक्ति है, वो किस आर्टिकल में बताओ, 227 में। क्या होता है अधीक्षण की शक्ति, अधीक्षण की शक्ति से क्या तात्पर्य है, ठीक है, सुपरविजन की शक्ति। तो ये बताओ, ये आपको होता है हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों पर, हाईकोर्ट के जो नीचे होते हैं, अधीन होते हैं, जितने भी आपको सबऑर्डिनेट न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। हाईकोर्ट अपने अंडर आने वाले सभी न्यायालयों पर, हाईकोर्ट अपने अंडर आने वाले
अधीन आने वाले सभी न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। क्या रखता है बताओ? प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। कैसे रखता है इसको भी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। नियंत्रण रखता है, ठीक है, वो भी समझा देते हैं। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति क्या करता है? स्वयं। हाई कोर्ट भी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति क्या करता है? स्वयं करता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं ही करता है, हाई कोर्ट भी अपने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं ही करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं नहीं करता। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो अब बताओ, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है अधीनस्थ न्यायालय में, तो अधीनस्थ न्यायालय में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो बताओ, ये जितने भी अधिकारी और कर्मचारी है उन, आपको पता है वो किसके नियंत्रण में काम करेंगे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नियंत्रण में काम करेंगे। यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति की है। तो बताओ, जो भी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए हैं वो किसके अंडर काम करेंगे? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अंडर काम करेंगे, हाई कोर्ट के अंडर काम करेंगे। तो हाई कोर्ट क्या करेगा? उन पर नियंत्रण रखेगा, प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, ठीक है। तो बताओ, आपसे पूछे अधीनस्थ न्यायालयों पर जो प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है, इसी शक्ति को बोलते हैं सुपरविजन की शक्ति, अधीक्षण की शक्ति। क्लियर हो गया? तो ये समझ लीजिए आप कि बताओ, हाई कोर्ट की अधीक्षण की शक्ति क्या है? तो हाई कोर्ट क्या करता है? अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। प्रशासनिक नियंत्रण कैसे? मान लीजिए कोई अधिकारी और कर्मचारी गलती करते हैं तो उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन पे क्या की जा सकती है? अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मान लीजिए हाईकोर्ट मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी अधिकारी और कर्मचारी ने गलती की। मैं न्यायाधीशों की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकारी और कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी अधिकारी और कर्मचारी ने गलती की तो बताओ, हाई कोर्ट उस पर आपको होता है अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो बताओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी किसके नियंत्रण में होते हैं? हाई कोर्ट के नियंत्रण में होते हैं। तो हाई कोर्ट उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, उन पर प्रशासनिक तरीके से क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। और इसी शक्ति को बोलते हैं अधीक्षण की शक्ति। क्या बोलते हैं? अधीक्षण की शक्ति। लेकिन यहां चीज क्लियर हो जाए, देखिए यहां पे मैंने कहा हाई कोर्ट अपने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं ही करता है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अपने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं करता है। तो बताओ, दोनों स्वतंत्र है, दोनों अलग अलग करते हैं। हाई कोर्ट अपने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति अलग करता है, सुप्रीम कोर्ट अलग करता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अधीक्षण की शक्ति है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अधीक्षण की शक्ति है? नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास अधीक्षण की शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति नहीं है? अधीक्षण की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर अधीक्षण नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करता है। तो बताओ, हाई कोर्ट की कौन करता है? हाई कोर्ट स्वयं ही करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। हाँ, हाई कोर्ट के पास पावर है, क्यों? हाई कोर्ट किस पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों पर नियंत्रण रखता है। तो ये चीज क्लियर हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हाई कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों? हाई कोर्ट स्वयं ही करता है, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति करता है। इसलिए हाई कोर्ट के पास आपको पता है ये पावर है। कौन सी? अधीक्षण की शक्ति। लेकिन एक और फैक्ट है, हाई कोर्ट की अधीक्षण की शक्ति में सैन्य न्यायालय नहीं आते। सैन्य न्यायालय नहीं आते, मार्शल कोर्ट, सैन्य न्यायालय नहीं आते। कैसे? मैंने बताया, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सैन्य, मान लीजिए राजस्थान में आपको छावनी है, तो छावनी मान लीजिए वहां पर सैन्य न्यायालय, तो सैन्य न्यायालय है तो राज्य में ही, राज्य में कोई छावनी है वहां पे है, लेकिन राज्य में यदि कोई सैन्य न्यायालय है भी तो वो हाई कोर्ट के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि सैन्य शक्ति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति होता है, और सैन्य न्यायालय आपको पता विशेष इजाजत से आपके अपील कहां कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो जाए बहुत स्पष्टली, क्या सैन्य न्यायालय आपको पता है यदि राजस्थान राज्य में कोई सैन्य न्यायालय है तो क्या वो हाईकोर्ट की अधीक्षण की शक्ति में आएगा? तो बिल्कुल हाईकोर्ट की अधीक्षण की शक्ति में सैन्य न्यायालय नहीं आते, भले ही वो उस राज्य में स्थापित हो, उस राज्य में हो। क्लियर हो गए? तो सैन्य न्यायालय हाईकोर्ट की अधीक्षण की शक्ति में नहीं आते। तो हाईकोर्ट की अधीक्षण की शक्ति में कौन आते हैं? तो हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी पर नियंत्रण रखता है, तो वो उसके अधीक्षण के पावर में आते हैं, सुपरविजन के पावर में आते हैं। सैन्य न्यायालय हाईकोर्ट के अधीक्षण की शक्ति में नहीं आते। ये चीज आपकी क्लियर होना जरूरी है। तो ये तो आपका 227, ठीक है। और अधीक्षण की शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति भी है और न्यायिक शक्ति भी है, प्रशासनिक भी है और न्यायिक, इसे दोनों शक्ति माना गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 228। इसमें हाईकोर्ट के अंतरण की शक्ति, हाईकोर्ट की
अंतरण की शक्ति, अंतरण बोल सकते हैं या बोल सकते हैं स्थानांतरण की शक्ति। अंतरण बोल दो या स्थानांतरण, बात एक ही है। स्थानांतरण की, हाईकोर्ट की अंतरण की शक्ति या स्थानांतरण की शक्ति, अंतरण की शक्ति या स्थानांतरण की शक्ति, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है अंतरण की शक्ति, ठीक है, अंतरण की शक्ति से क्या तात्पर्य। तो यदि आपसे कोई पूछे हाईकोर्ट की अंतरण की शक्ति से क्या तात्पर्य, तो यदि कोई संवैधानिक महत्व का कोई मामला है, संवैधानिक प्रश्न का मामला है, संवैधानिक महत्व का कोई मामला है, संवैधानिक विषय का कोई मामला है, ठीक है, तो हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय से उसे अपने पास मंगा सकता है। यदि आपसे कोई पूछ ले संवैधानिक महत्व का, यदि कोई संवैधानिक महत्व का है, संवैधानिक महत्व का मामला है, ठीक है, संविधान की आपकी व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न छिपा हुआ है, संवैधानिक महत्व का मामला है, ठीक है, तो हाईकोर्ट क्या करेगा, उस मामले को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा लेगा। अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास, अधीनस्थ का मतलब है हाईकोर्ट के जितने भी अधीन होते हैं, तो हाईकोर्ट के अधीन कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, और अन्य अधिकरण या ट्रिब्यूनल होते हैं, ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय। तो हाईकोर्ट क्या करेगा, अधीनस्थ न्यायालय से, हाईकोर्ट क्या करेगा, अधीनस्थ न्यायालय से उसे अपने पास मंगा लेगा। यदि संवैधानिक महत्व का कोई प्रश्न है तो आपको तो हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय से उस मामले को अपने पास मंगा लेगा, तो अपने पास ट्रांसफर करवा लेगा उस मामले को, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालय से किसी संवैधानिक महत्व के मामले को हाईकोर्ट अपने पास मंगा लेता है, अपने पास ट्रांसफर करवा लेता है, तो इसे बोलता है स्थानांतरण की। और क्या है, आपसे पूछ सकता है हाईकोर्ट के पास एक और पावर है, हाईकोर्ट क्या कर सकता है कि बताओ, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी मामले को ट्रांसफर कर सकता है। हाईकोर्ट के पास पावर है किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी मामले को दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। जैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, नागौर जिला न्यायालय, नागौर जिला न्यायालय से किसी मामले को आपको बताया जयपुर जिला न्यायालय ट्रांसफर कर सकता है या अजमेर जिला न्यायालय ट्रांसफर कर सकता है। तो एक जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय में जो ट्रांसफर करता है किसी मामले को, वो हाईकोर्ट करता है। तो ट्रांसफर क्या मतलब है, स्थानांतरण। तो हाईकोर्ट किसी मामले को एक आपको पता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, या एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है, और अपने पास भी मंगवा सकता है। तो किसी मामले को अपने पास भी मंगा सकता है, या एक हाईकोर्ट से, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है। कौन कर सकता है, आपको तो हाईकोर्ट कर सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कर सकता है, हाईकोर्ट। तो बताओ ये ट्रांसफर करने की शक्ति या अंतरण करने की शक्ति किस आर्टिकल में, 228 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है 229, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। आर्टिकल 229 में आपको पता है हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति। तो बताओ हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति। तो हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का मतलब है जैसे हाईकोर्ट में आपको पता है एलडीसी की भर्ती होती है, एलडीसी की भर्ती होती है। तो बताओ भले ही आपको हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी, आप पढ़ा होगा हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आई है, आप हाईकोर्ट एलडीसी में यदि एलडीसी बनेंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाएगा, हाईकोर्ट में भी भेजा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वैकेंसी हाईकोर्ट ही कराता है। अभी मैंने बताया था ना, हाईकोर्ट क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो एलडीसी की वैकेंसी निकलती है, उसको हाईकोर्ट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लगाया जाता है, क्योंकि वैकेंसी करवाता कौन है, हाईकोर्ट ही कराता है। तो हाईकोर्ट क्या करता है, हाईकोर्ट के एलडीसी की वैकेंसी को आरपीएससी नहीं करवाती है, कौन करवाता है, हाईकोर्ट ही करवाता है, क्योंकि हाईकोर्ट अपने अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति क्या कर सकता है, स्वयं करता है। तो आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति क्या करता है, स्वयं। तो मान लीजिए हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो हाईकोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो बताओ कौन करता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति क्या करता है, बताओ, स्वयं करता है। तो आपसे पूछेंगे हाईकोर्ट अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति क्या करता है, स्वयं ही करता है। तो हाईकोर्ट में कौन करता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। और ये बात कहां लिखी है, बताओ, 229 में लिखी है। तो बताओ हाईकोर्ट अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति क्या करता है, स्वयं ही करता है। ये किस आर्टिकल में, 229 में। और कौन करता है, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 230, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को आपको पता नॉलेज है। आर्टिकल 230, मुझे पता आप लोग विद्वान हो तो आप लोगों को पता होगा। आर्टिकल 230 क्या है, आर्टिकल 230 में इसमें लिखा है संसद, कौन बताओ, संसद किसी भी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को, किसी भी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को, किसी भी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार, क्षेत्राधिकार का विस्तार संघ राज्य क्षेत्रों तक कर सकती है, विस्तार संघ राज्य क्षेत्रों तक कर सकती है, संघ राज्य क्षेत्रों तक कर सकती है।
इसका मतलब क्या है? संघ राज्य क्षेत्र को तो आप समझ सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? संघ राज्य क्षेत्र। यदि आपसे कोई पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र को संघ भी बोलते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र बोल दो या केंद्र शासित प्रदेश बोल दो। तो कौन कर सकती है? संसद करती है। क्या करती है? किसी भी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार कहां तक? संघ राज्य क्षेत्र तक करती है। कैसे? जैसे मैं आपको बता दूं, यदि हम बात करें भारत में भारत में आपसे पूछेंगे दो ही केंद्र शासित प्रदेश है जो स्वयं का हाईकोर्ट रखते हैं, एक तो दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है। जैसे आप बात करें यहां पर, तो ये पुदुचेरी के पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है, पुदुचेरी के पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है। ये लक्षद्वीप के पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है, लक्षद्वीप के पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है। ये अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार के पास भी खुद का हाईकोर्ट है, नहीं है। ये आपको पता है दमन और दादर, ठीक है, दमन दीव और दादर नागर हवेली, दमन दादर के पास भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के पास भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है, चंडीगढ़ के पास भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है। लद्दाख, तो लद्दाख के पास भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है, लद्दाख के पास भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है। तो हमने देखा 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। अब आपसे भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। 8 में से 2 ही रखते हैं, एक तो दिल्ली रखता है और एक कौन रखता है? जम्मू कश्मीर। 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जो स्वयं का क्या रखते हैं? हाईकोर्ट रखते हैं। स्वयं का क्या रखते हैं? हाईकोर्ट रखता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि जो केंद्र शासित प्रदेश हाईकोर्ट नहीं रखते, जैसे लद्दाख नहीं रखता, तो वो किस में आएगा? जो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ये किस में आता है? जम्मू कश्मीर वाले में आता है, जम्मू कश्मीर वाले में आता है। चंडीगढ़ वाला पंजाब और हरियाणा वाले में आता है। दादर और आपका दमन वाला ये आपको पता है मुंबई हाईकोर्ट में आता है। लक्षद्वीप किस में आता है? तो लक्षद्वीप आपको पता है एर्नाकुलम, केरल का कौन सा है? एर्नाकुलम हाईकोर्ट में आता है, केरल हाईकोर्ट में आता है। पुडुचेरी वाला किस में आता है? मद्रास हाईकोर्ट में आता है। अंडमान निकोबार किस में आता है? तो कोलकाता हाईकोर्ट में आता है, पश्चिम बंगाल वाला कोलकाता हाईकोर्ट में। इसका मतलब है कि बताओ, जिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है, तो वो राज्य के किसी हाईकोर्ट के अधिकार में आते हैं, उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे अंडमान निकोबार के पास खुद का नहीं है, तो वो कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यदि आपसे पूछे लक्षद्वीप के पास खुद का नहीं है, तो वो आपको केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। पुदुचेरी के पास खुद का नहीं है, तो वो आपको मद्रास हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएगा, ये डिसाइड कौन करता है? संसद करती है। तो अब आपको आर्टिकल समझ में आएगा कि संसद किसी भी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को विस्तार कर सकती है। कहां तक बढ़ा सकती है? तो मान लीजिए कि किसी राज्य का हाईकोर्ट है, तो उसको केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा सकती है, ठीक है। और हो सकता है कि किसी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएगा और किसके क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा, यह डिसाइड भी कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है? तो संसद चाहे तो किसी भी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा सकती है। क्लियर हो गया? यह बात कहां लिखी है? 230 में। नेक्स्ट आर्टिकल 231, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल 230 हो गया। 231 में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जान लीजिए। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं वैसे 231। बताओ, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट का प्रावधान कर सकती है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट का प्रोविजन कर सकती है, हाईकोर्ट का प्रावधान कर सकती है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है 231 में क्या है? तो 231 में संयुक्त हाईकोर्ट की बात की गई है। जॉइंट हाईकोर्ट या संयुक्त हाईकोर्ट की बात। तो संयुक्त हाईकोर्ट की बात किस आर्टिकल में की गई है? 231 में। संयुक्त हाईकोर्ट का गठन कौन करेगी? संसद करेगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जॉइंट हाईकोर्ट कर सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा का जॉइंट हाईकोर्ट का है, चंडीगढ़ है, तो ये प्रावधान कौन करती है? जॉइंट हाईकोर्ट का संसद करती है। और किस आर्टिकल में लिखा है बताओ? 231 में लिखा है। और ये जॉइंट हाईकोर्ट वाला प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया। ये प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया। और आर्टिकल 232 इसको निश्चित कर दिया गया, इसको अभी विलोपित कर दिया, निश्चित कर दिया। तो अभी हाईकोर्ट कहां से कहां तक है? तो हाईकोर्ट 214 से शुरू होता है और 231 तक है। हमने 214 भी पढ़ा, राज्य में हाईकोर्ट होगा, और 231 भी लास्ट पढ़ लिया जहां संयुक्त हाईकोर्ट की बात की गई है। तो हाईकोर्ट के आर्टिकल जितने भी थे वो सारे आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। एक बार मेरे साथ जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा आर्टिकल के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल की बात करें 214 में राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। 215 में एक हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 216
ठीक है। 216 की यदि बात करें तो उसका गठन और संरचना, 217 की यदि बात करें तो 217 में आपको पता है नियुक्ति के बारे में, ठीक है, सेवानिवृत्ति के बारे में, त्यागपत्र, योग्यता और हटाने के बारे में बात की। 218 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाईकोर्ट पे लागू होते हैं। 219 में शपथ। 220 की यदि बात करें तो 220 में आपको स्पष्ट लिखा है कि बताओ सेवानिवृत्ति के बाद कहां पर आपको होता है वकालत कर सकते हैं और कहां पर नहीं कर सकते, सेवा शर्तों की बात की गई। 221 में यदि बात करें वेतन भत्ते, 222 में ट्रांसफर, 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और 224 की बात करें तो 224 में आपको बताया स्पष्ट अपर न्यायाधीश की बात की गई। 224 ए में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति। 225 की बात करें तो आपका क्षेत्राधिकार। 224 में हाईकोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति। 227 में अधीक्षण की शक्ति। 228 की यदि बात करें तो 228 में अंतरण या स्थानांतरण की शक्ति। 229 में आपको बताया अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हाईकोर्ट स्वयं ही करता है। 230 में संसद आपको हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है और 231 में ज्वाइंट हाईकोर्ट या संयुक्त हाईकोर्ट की बात की गई है। क्लियर। और मैंने बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी, साजन सब वेटर होते हैं, पहले ही आपको लेक्चर में बताया था, दूसरे लेक्चर में साजन सब वेटर होते हैं, साजन सब वेटर होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कुछ और बातें जो मैं आपको हाईकोर्ट से रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूं। हाईकोर्ट राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है। हाईकोर्ट वैसे तो राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है, लेकिन हाईकोर्ट केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में। वैसे हाईकोर्ट की यदि बात करें तो हाईकोर्ट आपको पता है क्या होता है, अभी मैंने बताया था, हाईकोर्ट राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, लेकिन हाईकोर्ट पर केंद्र का नियंत्रण होता है। कैसे होता है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। हाईकोर्ट पर केंद्र का नियंत्रण कैसे होता है? नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हाईकोर्ट का भले ही वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन सी सरकार का भाग है? केंद्र सरकार का भाग है। राष्ट्रपति किसमें आता है? केंद्र सरकार का। इसका मतलब है हाईकोर्ट राज्य में होता है, लेकिन उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी केंद्र सरकार करती है, यानी राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र सरकार करती है। तो बताओ नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट बताओ किसके अंडर आता है? केंद्र सरकार के अंडर आता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार में आता है, ठीक है। और किस मामले में आता है? ठीक है, नियुक्ति के मामले में आता है। और यदि बात करें हटाए जाने के मामले में, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटाता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाता भी कौन है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है, संसद के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने। और राष्ट्रपति किसमें आता है बताओ? केंद्र सरकार में आता है। तो बताओ हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के माध्यम से की जाती है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया भी केंद्र सरकार के द्वारा जाता है। तीसरी यदि बात करें, तीसरी जो बात जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, वह है स्थानांतरण। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर भी कौन करता है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश का जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, ठीक है, वो भी राष्ट्रपति करता है कोलेजियम की सिफारिश पर। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसमें आता है? केंद्र सरकार में आता है, कोलेजियम की सिफारिश पे करता है। तो बताओ स्थानांतरण भी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार करती है। और यदि बात करें हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु संबंधी कोई विवाद हो जाए, तो आयु संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो आयु संबंधी विवाद, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आयु संबंधी कोई विवाद हो जाए तो उसका निर्णय भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। तो अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति किसमें आता है? केंद्र सरकार में आता है। हाईकोर्ट राज्य का शीर्ष न्यायालय है, लेकिन हाईकोर्ट किसके अंडर काम करता है? वास्तव में देखें तो ये केंद्र सरकार के अंडर काम करता है। कैसे? हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करते हैं, हटाते भी राष्ट्रपति है, ठीक है। और साथ साथ इनकी आपको पता है आयु संबंधी कोई विवाद हो जाए उसका निर्णय भी राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार करती है, क्यों? राष्ट्रपति आपको पता है किसकी सलाह पे काम करते हैं? राष्ट्रपति ये सारा काम कोलेजियम की सिफारिश पे करते हैं। किसकी? कोलेजियम। लेकिन करते कौन है? राष्ट्रपति। तो बताओ हाईकोर्ट राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट है, लेकिन ये आपको केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, इधर मैं हाईकोर्ट लिख देता हूं और इधर क्या लिख देता हूं बताओ? सुप्रीम कोर्ट। और अब इनके क्षेत्राधिकार पे बात कर लेते हैं, क्षेत्राधिकार के बात करेंगे, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्षेत्राधिकार और शक्तियां। तो देखिए यदि बात करें सबसे पहले तो आपने नाम सुना होगा मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता इसी को बोलते हैं प्रारंभिक अधिकारिता। मूल अधिकारिता इसी को बोलते हैं क्या बताओ? प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता यानी ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल हाईकोर्ट कर सकता है, तो हाईकोर्ट की मूल या प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। प्रारंभिक या आपको पता है मूल अधिकारिता में आते हैं। तो बताओ ये मूल अधिकारिता हाईकोर्ट के पास भी होती है और किसके पास भी होती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का उल्लेख किस आर्टिकल में? 131 में। 131 में स्पष्ट लिखा है कि ऐसे मामले जिनकी मूल अधिकारिता का मतलब है ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में आते हैं। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल हाईकोर्ट कर सकते हैं, वो हाईकोर्ट की मूल अधिकारिता में आते हैं। तो मूल अधिकारिता ये आपको तो दोनों के पास होती है, ठीक है। अब बात करें ऐसे मामले
जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं उसे बोलते हैं समीपवर्ती अधिकारिता। क्या बोलते हैं? समीपवर्ती अधिकारिता। जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, दोनों के पास जा सकते हैं। तो ऐसे मामले जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं तो वो उसकी समीपवर्ती अधिकारिता में आते हैं, ये भी दोनों के पास होती है। फिर आपसे पूछता है, यदि बात करें तीसरी की, तो तीसरी की बात अपीलीय अधिकारिता। कौन सी बताओ? अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता की बात करें, यानी आप अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि केस हार जाते हैं तो अपील कहां करते हैं? हाई कोर्ट में करते हैं, तो हाई कोर्ट के पास कैसी है? अपीलीय अधिकारिता है। और हाई कोर्ट में केस हार जाते हैं तो अपील कहां करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी क्या बताओ? अपीलीय अधिकारिता है। कौन कौन से मामलों में कर सकते हैं? दीवानी मामलों में कर सकते हैं, दीवानी मामले को और क्या बोलते हैं? ठीक है, तो दीवानी। और कौन सा बताओ? जिनको सिविल मामले बोलते हैं, दीवानी बोल दीजिए या सिविल मामले बोल दीजिए, इन मामलों में कर सकते हैं। और कौन कौन से? फौजदारी मामलों में कर सकते हैं, फौजदारी को क्या बोलते हैं? आपराधिक मामले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपराधिक मामलों में कर सकते हैं। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि सिविल मामलों से संबंधित या आपराधिक मामलों से संबंधित कोई केस हार गए तो उसकी अपील कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कहां कर सकते हैं? यदि कोई संवैधानिक मामलों की अपील है, कौन सी बताओ? संवैधानिक मामलों की अपील है, ठीक है, तो उसकी अपील आप कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यदि कोई विशेष इजाजत से अपील है, विशेष इजाजत से अपील है, तो विशेष इजाजत से अपील कहां कर सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। दीवानी मामलों की अपील भी कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और आपराधिक मामलों की अपील भी कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 4 मामलों की अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने? 4 मामलों की कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में क्या बताओ? 2 मामलों की कर सकते हैं। हाई कोर्ट में केवल यदि आप दीवानी और आपराधिक मामले में केस हार गए, कहां? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो अपील कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। इन 2 ही मामलों की अपील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप इन 4 मामले कौन कौन से? दीवानी और आपराधिक के साथ साथ संवैधानिक मामलों में और विशेष इजाजत, इनकी अपील कहां करते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में। तो अपीलीय अधिकारिता किसकी ज्यादा है? तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में 4 मामलों से संबंधित अपील कर सकते हैं, दीवानी, फौजदारी, विशेष इजाजत से और संवैधानिक मामलों में। लेकिन हाई कोर्ट में 2 ही मामलों में कर सकते हैं, दीवानी और फौजदारी। संवैधानिक और विशेष इजाजत वाली अपील हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। तो अपीलीय अधिकारिता किसकी ज्यादा है बताओ? सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है। और अपीलीय अधिकारिता की बात करें तो दोनों के पास, तो इधर मैं वापस लिख देता हूं मैं हाई कोर्ट, और इधर क्या लिख देता हूं बताओ? सुप्रीम कोर्ट लिख देता हूं। और कौन कौन सी अधिकारिता है इनके पास, ठीक है, जिनकी अपन तुलना कर सकते हैं। तो यदि बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन, यदि बात करें न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन की यदि बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन की जो आपको तय अधिकारिता है ये दोनों के पास होती है, हाई कोर्ट के पास भी होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कौन कर सकता है? हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हाई कोर्ट के पास भी होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है। रीट अधिकारिता, कौन सी अधिकारिता? रीट अधिकारिता। रीट अधिकारिता दोनों के पास होती है, रीट अधिकारिता दोनों के पास होती है। रीट आपको होता है मूल अधिकारों का उल्लंघन हाई कोर्ट भी जारी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट 5 प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की। यह आर्टिकल 226 के तहत और यह आर्टिकल 226 के तहत और यह आर्टिकल 32 के तहत। तो बताओ सुप्रीम कोर्ट भी रीट जारी कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी जारी कर सकते हैं, तो दोनों के पास रीट अधिकारिता होती है। दोनों के पास न्यायिक पुनरावलोकन की अधिकारिता होती है। किसी होती है? न्यायिक पुनरावलोकन की अधिकारिता होती है। फिर बात करें यदि अभिलेख, तो बताओ अभिलेख अधिकारिता, अभिलेख अधिकारिता, अभिलेख अधिकारिता। तो अभिलेख अधिकारिता की यदि बात करें तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है और सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 में और सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में। तो अभिलेख अधिकारिता भी दोनों के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और हाई कोर्ट के पास भी होती है, ठीक है। अब यदि बात करें अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार, अंतरण संबंधी अधिकारिता, अंतरण का मतलब है स्थानांतरण, अंतरण संबंधी अधिकारिता। आपको होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कुछ मामलों को हाई कोर्ट अपने पास मंगा लेता है, तो अंतरण संबंधी। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है? हाई कोर्ट से कुछ मामलों को सुप्रीम कोर्ट भी मंगा लेता है, तो इसके पास भी होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कौन मंगाता है? हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के पास अंतरण है। और हाई कोर्ट से कौन मंगाता है? सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी अंतरण संबंधी अधिकारिता है। आगे यदि बात करें तो 2 अधिकारिता जिनमें इनमें अंतर देखने को मिलता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2 अधिकारिता, एक है आपकी अधीक्षण की शक्ति, अधीक्षण का मतलब सुपरविजन की शक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, अधीक्षण की शक्ति। अधीक्षण की शक्ति मैंने बताई थी, अधीक्षण अधिकारिता, अधीक्षण की शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। अधीक्षण की शक्ति किसके पास होती है? हाई कोर्ट के पास होती है। अभी पढ़ी थी 227 में, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है,
उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति करता कौन है? हाईकोर्ट करता है। तो हाईकोर्ट उन पर नियंत्रण रखता है। तो हाईकोर्ट के पास सुपरविजन की शक्ति है, अधीक्षण की शक्ति है। हाईकोर्ट किस पे सुपरविजन करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों पर नियंत्रण कौन रखता है? हाईकोर्ट रखता है। तो यह हाईकोर्ट की अधीक्षण की शक्ति है। क्लियर हो गया? लेकिन आपसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधीक्षण की शक्ति नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अधीक्षण की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधीक्षण की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा कि बताओ, सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं करता है, हाईकोर्ट भी अपने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं करता है। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट खुद करता है और हाईकोर्ट भी खुद करता है। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट वालों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, क्योंकि दोनों आपको होता है स्वयं ही नियुक्ति करते हैं। हाईकोर्ट अपनी अलग करता है, सुप्रीम कोर्ट अलग करता है। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट वालों पर सुपरविजन नहीं रख सकता। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति नहीं है। हां, हाईकोर्ट के पास है, जो हाईकोर्ट क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट के पास अधीक्षण की शक्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अधीक्षण की शक्ति नहीं है। यह चीज बहुत स्पष्ट हो जाए। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी अधिकारिता हाईकोर्ट के पास है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है? तो रिट अधिकारिता, फिर आपसे पूछेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, या आपसे पूछेंगे अभिलेख अधिकारिता, या आपसे पूछा जाता है अधीक्षण अधिकारिता। तो अधीक्षण अधिकारिता हाईकोर्ट के पास है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। बाकी रिट अधिकारिता दोनों के पास है, न्यायिक पुनरावलोकन दोनों के पास है, अभिलेख दोनों के पास है। क्लियर हो गया? एक और शक्ति बता देता हूं, परामर्श की शक्ति, परामर्श या सलाहकारी शक्ति, परामर्श या सलाहकारी शक्ति, परामर्शकारी या ऐसे क्या बोल सकते हैं बताओ? सलाहकारी शक्ति, परामर्श देना या सलाह देना, परामर्शकारी या सलाहकारी। ठीक है, अधिकारिता या अधिकारिता बोल दो या शक्ति। यह आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट। एक आर्टिकल 143 जिसके बारे में जानते हैं, आपको पता है स्पष्ट लिखा है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है मांगने पर। तो मांगने पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है। किस आर्टिकल में कहा है? 143 में। कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्शकारी शक्ति होती है, लेकिन हाईकोर्ट राज्यपाल को सलाह नहीं दे सकता। हाईकोर्ट राज्यपाल को सलाह नहीं दे सकता, तो हाईकोर्ट के पास यह शक्ति नहीं होती है। तो हाईकोर्ट के पास परामर्शकारी या सलाहकारी शक्ति नहीं होती। हाईकोर्ट के पास परामर्शकारी या सलाहकारी शक्ति नहीं होती। किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। किस आर्टिकल के तहत? 123 के पास। ठीक है, तो दो ही शक्तियां हैं जिनमें अपन अंतर कर सकते हैं। अधीक्षण की शक्ति हाईकोर्ट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपसे जो सलाहकारी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है लेकिन हाईकोर्ट के पास नहीं होती। बाकी रिट जारी करने की शक्ति, अभिलेख न्यायालय की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अपीलीय अधिकारिता, ठीक है, यह आपसे पूछा जाता है कि बताओ दोनों के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और हाईकोर्ट के पास भी होती है। ये चीजें आपकी प्रारंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता दोनों के पास होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं जाते जाते आपको बताऊं, भारत में 25 हाईकोर्ट है, लेकिन अधिकांश जो हाईकोर्ट है वो राजधानी में होते हैं। अधिकांश हाईकोर्ट कहां होते हैं? राजधानी में। जैसे कर्नाटक हाईकोर्ट का है तो उसका आपका जो मुख्य पीठ होती है वो राजधानी में होती है। अधिकांश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां होती है? राजधानी में होती है। जैसे कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का है? बेंगलुरु में, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का है? शिमला है, तो राजधानी क्या है? शिमला है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य पीठ, ठीक है, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य पीठ आपको पता है राजधानी में नहीं है। उत्तराखंड की आपसे राजधानी देहरादून है, लेकिन उत्तराखंड का आपको पता है आपसे पूछता है नैनीताल में है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का है? नैनीताल। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का है? जोधपुर है। तो ऐसे कुछ ही कोर्ट है जिनकी मुख्य पीठ राजधानी में नहीं होकर कोई अन्य है, उनको याद करना जरूरी है। जैसे मैं वो बता देता हूं कौन कौन से। तो आपसे पूछा जाता है राजस्थान हाईकोर्ट, जिसकी मुख्य पीठ जयपुर में नहीं होकर कहां बताओ? जोधपुर में है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपको ओडिशा हाईकोर्ट, तो ओडिशा हाईकोर्ट की आपको होता है जो मुख्य पीठ है वो भुवनेश्वर में नहीं है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नहीं है, उसका कटक है। क्या बताओ? कटक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा, इनका आपको पता है इनकी राजधानी चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ ही है। लेकिन आपसे जो इंपॉर्टेंट हुए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट का जो मुख्य पीठ है वो अहमदाबाद है। क्या बताओ? अहमदाबाद है। यदि बात करें यूपी, यदि आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का है? इलाहाबाद है। क्या बताओ? इलाहाबाद है। सॉरी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी आपसे पूछेंगे भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का है? जबलपुर है। क्या बताओ? जबलपुर है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का है? बिलासपुर है। क्या बताओ? बिलासपुर है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि बताओ, जैसे हमने बात की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन उसका हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का है? नैनीताल है। तो ये जो है
कई बार सुमेलित करने में आ जाता है कौन से हाईकोर्ट की पीठ कहाँ है, तो बाकी तो राजधानी करना है। जो मैंने नहीं बताए उनकी राजधानी में ही है, लेकिन जो मैंने बताए उनको याद रखना। जैसे यूपी वाले की पूछे तो वो इलाहाबाद में है, एमपी वाले की पूछे जबलपुर है, राजस्थान वाले की जोधपुर है, ठीक है, उड़ीसा वाले की कटक है, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि बताओ उड़ीसा और उत्तराखंड की कहाँ है, आपसे पूछा जाता है तो उत्तराखंड की कहाँ बताओ, नैनीताल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कहाँ है, बिलासपुर है, कहाँ बताओ, बिलासपुर है, ठीक है। केरल वाले की तिरुवनंतपुरम नहीं है, कहाँ है बताओ, एर्नाकुलम है। तो ये कुछ याद रखना आपको। बाकी हाईकोर्ट टॉपिक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप, यदि आपका रह गया, आप सॉल्व करके देखें। यदि कोई रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए अच्छी बुक मैंने बताई थी, ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरी राजस्थान पॉलिटी की बुक आती है, राजस्थान पॉलिटी की बुक आती है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, पीछे थ्योरी भी होती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और अपन तमाम अन्य जो टॉपिक है उन पे भी, जैसे अधीनस्थ न्यायालय आपका है, हाईकोर्ट तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।